नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल मैग्नीफाइंग ब्रेन में। आज हम दोस्तों पढ़ेंगे तराइन का युद्ध। इतिहास का मध्यकालीन भारत का ये शुरुआती दौर माना जाता है जिसमें मुगल या मुस्लिम शासकों की एंट्री होती है भारत में। जो अखंड भारत था, अखंड भारत में जो शासक थे उनकी लड़ाई यहाँ से स्टार्ट मानी जाती है। बहुत विभिन्न इतिहासकारों के अनुसार मध्यकालीन भारत का इतिहास यहाँ से स्टार्ट होता है और तराइन का युद्ध एक बहुत ही महत्वपूर्ण युद्धों में से एक माना जाता है, क्योंकि यही एक ऐसा युद्ध है जो मध्यकालीन भारत की नींव रखेगी, भारत में मुस्लिम शासकों के आगमन और उनका नींव रखेगी। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि तराइन का युद्ध हुआ किसके किसके बीच था। तो आपको स्लाइड में दिख रहा होगा दो फोटो। लेफ्ट साइड में महाराजा पृथ्वीराज चौहान और राइट साइड में मोहम्मद गोरी की तस्वीर है। तराइन का युद्ध दो शासकों के बीच, मोहम्मद गोरी। तराइन का युद्ध दो शासकों के बीच, एक पृथ्वीराज चौहान और दूसरे मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। ठीक है, ये पृथ्वीराज चौहान है और ये मोहम्मद गोरी है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान, आप लोगों में से मुझे 100% श्योर हूँ, आप लोगों में से सभी लोगों ने पृथ्वीराज चौहान के बारे में जरूर सुना होगा। और एक बहुत ही सुंदर सी चौपाई, या यूँ कह लीजिए कि चंद बरदरी द्वारा कही गई एक चौपाई है। 4 बांस 24 गंज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मच चुके चौहान। ये चंद बरदरी द्वारा कहा गया है। ये कब कहा गया, कैसे कहा गया, क्यों लिखा गया, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं पृथ्वीराज चौहान की जीवनी पहले देख लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान कौन थे? पृथ्वीराज तृतीय, इनका शासनकाल 1178 से 1192 तक माना जाता है, जिन्हें आमतौर पर पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है। चौहान वंश के राजा थे। उन्होंने वर्तमान पश्चिम भारत पारंपरिक चौहान क्षेत्र सपाट लक्ष्य पर शासन किया। उन्होंने वर्तमान राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी नियंत्रण किया था। उनकी राजधानी अजमेर, या जो आज के अजमेर का नाम से जाना जाता है, में स्थित थी। यह अजमेर राजस्थान में है। हालांकि मध्ययुगीन लोग किंवदंतियों ने उन्हें भारत के राजनीतिक केंद्र दिल्ली के राजा के रूप में वर्णित किया है। अभी भारत की राजधानी दिल्ली है और ये प्राचीन काल से ही दिल्ली एक जो कुरुक्षेत्र के नाम से भी जाना जाती, कुरु नाम जाना जाता था जब महाजनपद हुआ करते थे तब, तो दिल्ली एक सेंटर के रूप में, एक केंद्र के रूप में रही है, जहां से पूरे भारत को नियंत्रण करना बहुत ही सरल होता था। भारत के हर एक क्षेत्र में, दूर दूर के क्षेत्रों में भी आसानी से अपने शासन, प्रशासन, नियम कानून को लागू किया जा सकता था तथा उन्हें नियंत्रण किया जा सकता था। उन्हें पूर्व इस्लामी भारतीय शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में चर्चित किया जाता है। इस्लामी शासन आने से पहले से पृथ्वीराज चौहान राज करते थे। अब इनकी जीवनी के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वीराज का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी के घर पे हुआ था। पृथ्वीराज और उनके छोटे भाई हरिराज दोनों का जन्म गुजरात में हुआ था, जहां उनके पिता सोमेश्वर उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज गुजरात से अजमेर गए। जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर चौहान राजा का ताज पहनाया गया। ठीक है, सोमेश्वर की मृत्यु 1177 में या 1234 20 में हुई थी, बीसी जिसको बोलते हैं। जब पृथ्वीराज लगभग 11 वर्ष के थे, पृथ्वीराज जो उस समय नाबालिग थे, अपनी माँ के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। पृथ्वीराज 11 साल के थे और ये नाबालिग थे, तो उन्हें शासन प्रशासन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। और एक हमारे समाज की ये परंपरा रही है, पुरुष प्रधान हमारा समाज है, जिसमें पुरुष ही शासन करेगा, महिला उसके संरक्षक के रूप में या फिर उसके सलाहकार के रूप में रहेगी। तो नाबालिग होते हुए भी पृथ्वीराज चौहान को गद्दी पर बैठाया गया। इतिहासकार दशरथ शर्मा के अनुसार पृथ्वीराज ने 1180 में प्रशासन का वास्तविक नियंत्रण ग्रहण किया। तो देखिए 1177 में 11 साल के थे, 3 साल और लगा लीजिए, तो 14 साल की आयु में उन्होंने शासन ग्रहण किया। अब देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लेते हैं। मोहम्मद गोरी या मोहम्मद घोर
घोड़ एक जगह है, घोड़, उसका जो मोहम्मद होता था उसे मोहम्मद अब घोड़ यानी मोहम्मद गोरी कहा जाता था। इतिहासकारों के मुताबिक 12वीं शताब्दी के बीच में गोरी वंश का उदय हुआ। गोरी राजवंश की स्थापना गोरी के चाचा अलाउद्दीन जहांसोज ने की थी, जिसकी मौत के बाद परिवारवाद प्रथा के मुताबिक उसका पुत्र सैफुद्दीन गोरी ने राजपाट संभाला। उसके बाद वहीं अलाउद्दीन जहांसोज ने शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी और उसके भाई गियासुद्दीन को कई सालों तक कैद रखा, लेकिन सैफुद्दीन ने अपने शासनकाल में दोनों को आजाद कर दिया। वहीं सैफुद्दीन की मृत्यु के बाद गियासुद्दीन को शासक बनाया गया। हालांकि फिर 1173 में मोहम्मद गोरी को गजनी साम्राज्य के अधीन गौर राज्य का शासक बनाया गया। अब देखिए मोहम्मद गोरी की जीवनी पढ़ लेते हैं। भारतीय इतिहास के इस महान योद्धा के जन्म तिथि के बारे में कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, क्योंकि यह मोहम्मद गोरी एक विदेशी आक्रमणकारी था, तो इसके बारे में ज्यादा इतिहास में हमें मिलता नहीं था। और इतिहास का यह एक ऐसा दौर था जहां पर लिखित साक्ष्य मिलना किसी के बारे में बहुत मुश्किल होता था। लेकिन कुछ महान इतिहासकारों के अनुसार 1149 ईस्वी में घोर प्रांत यानी घोर जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में स्थित है, में उसका जन्म मानते हैं। आपको बता दें कि मोइजुद्दीन मोहम्मद का जन्म शिहाबुद्दीन के नाम से हुआ था, जो मोहम्मद गोरी के नाम से प्रख्यात हुआ। तो ये जो नाम है मोइजुद्दीन मोहम्मद या शिहाबुद्दीन, ये इसी के नाम है। हालांकि मोहम्मद गोरी ये प्रचलित नाम है, तो इसी को आप याद रखिएगा। जानकारी के लिए मोइजुद्दीन और शिहाबुद्दीन दोनों नाम याद रखिएगा। पृथ्वीराज के करीबी दोस्त और महाकवि चंद बरदराई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। के मुताबिक तराइन के दूसरे युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंधक बना लिया और उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। गजनी जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान का एक शहर है। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी शब्द वेदी वाहन का अद्भुत कला से मोहम्मद गोरी के दरबार में आयोजित तीरंदाजी प्रतियोगिता में गोरी को मार दिया। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदराई भी मारे गए, क्योंकि वे उन्हीं के सभा में थे और इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने शब्द वेदी वाहन से पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को मार दिया था। तो उसके दरबारियों ने फिर इनकी ऐसा माना जाता है कि इन्होंने खुद की जान दे दी। जबकि अन्य इतिहासकारों के मुताबिक तराइन के युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान ने अपनी अधीनता स्वीकार कर ली और गौरी ने उसे अजमेर में अपने अधीन रखकर शासन करवाया और फिर पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया। उसकी कब्र को अफगानिस्तान में गड़वा दिया। ये एक विवादित है, इसका कुछ पुख्ता सबूत नहीं है, तो हमें ये दोनों बातें जानने की जरूरत है। वहीं कुछ इतिहासकारों के मुताबिक 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मौत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक नए गुलाम वंश की नींव डाली, जिसकी नींव पर दिल्ली सल्तनत को और खिलजी, मुगल, लोदी, तुगलक, सैयद और आदि राजवंशों की आधारशिला रखी गई। अब आते हैं तराइन का युद्ध। सबसे पहले जानते हैं तराइन का युद्ध क्या है, क्यों हुआ, तराइन क्या है, तराइन जगह है, कहाँ है। ठीक है, तो तराइन का युद्ध अथवा तरावड़ी का युद्ध, ये दो युद्ध हुए थे। तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। हालांकि तीसरे युद्ध के बारे में भी चर्चा होती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना प्रथम और द्वितीय युद्ध इंपॉर्टेंट है, जितना महत्वपूर्ण है। 1191 और 1192 की एक ऐसी श्रृंखला है जिसने पूरे उत्तर भारत को मुस्लिम नियंत्रण के लिए खोल दिया। मैंने आपको बताया कि यह मुस्लिम नियंत्रकों के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में माना जाता है तराइन का युद्ध। ये युद्ध मोहम्मद गोरी के मूल नाम मुइजुद्दीन मोहम्मद बिन शाम और अजमेर तथा दिल्ली के चौहान या चहमान राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। युद्ध क्षेत्र भारत के वर्तमान राज्य हरियाणा के करनाल जिले में करनाल और थानेश्वर जो कुरुक्षेत्र के बीच है, जो दिल्ली से 113 किलोमीटर उत्तर में स्थित है, वहां पे हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी ने 1186 में गजनवी वंश के अंतिम शासक से लाहौर की गद्दी छीन ली और वह हिंदू क्षेत्र में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा। ठीक है, 1191 में पृथ्वीराज तृतीय के नेतृत्व में राजपूतों की मिलीजुली सेना ने, जिसे कन्नौज, बनारस, वर्तमान में वाराणसी के राजा जयचंद का भी समर्थन प्राप्त था। अपने साम्राज्य के विस्तार और सुव्यवस्था पर पृथ्वीराज चौहान की पैनी दृष्टि हमेशा जमी रहती थी। अब उनकी इच्छा पंजाब तक विस्तार करने की थी, किंतु उस समय पंजाब पर मोहम्मद गौरी का राज था। 1191 ईस्वी में संपूर्ण पंजाब पर मोहम्मद गौरी का अधिकार हो चुका था। अब वह भटिंडा, जो पंजाब का एक शहर है, भटिंडा से अपना राजकाज चलाता था। पृथ्वीराज यह बात भली भांति जानता था
कि मोहम्मद घोड़ी से युद्ध किए बिना पंजाब में चौहान वंश या चौहान साम्राज्य स्थापित करना असंभव था। यही विचार कर उसने गौड़ी से निपटने का निर्णय किया। अपने इस निर्णय को मूर्त रूप से देने के लिए पृथ्वीराज ने एक विशाल सेना लेकर पंजाब की ओर रवाना हो गया। तीव्र कार्यवाही करते हुए उसने हांसी, सरस्वती और सरहिंद के किलों पर अपना अधिकार कर लिया। इस बीच उसे सूचना मिली कि अनहिलवाड़ा के में विद्रोहियों ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया है। पंजाब से वह अनहिलवाड़ा और की ओर चल पड़ा। उनके पीठ पर पीछे पीछे गौड़ी आक्रमण करके सरहिंद के किले को पुनः अपने कब्जे में ले लिया। पृथ्वीराज ने शीघ्र ही अनहिलवाड़ा के विद्रोह को कुचल दिया। अब उसने गौड़ी से निर्णायक युद्ध करने का निर्णय लिया। उसने अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित किया और युद्ध के लिए चल दिया। रावी नदी के तट पर पृथ्वीराज ने सेनापति खेत सिंह खंगाड़ की सेना में भयंकर युद्ध किया, परंतु कुछ परिणाम नहीं निकला। यह देखकर पृथ्वीराज गौड़ी को सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ा। थानेश्वर से 14 मील की दूरी पर सरहिंद के किले के पास तराइन नामक स्थान पर यह युद्ध लड़ा गया। तराइन के इस पहले युद्ध में राजपूतों ने गौड़ी की सेना के छक्के छुड़ा दिए। गौड़ी के सैनिक प्राण बचाकर भागने लगे। जो भाग गया उसके प्राण बच गए, और किंतु जो सामने आया उसे गाजर मूली की तरह काट दिया गया। सुल्तान मोहम्मद गौड़ी में बुरी तरह घायल हुआ। सुल्तान मोहम्मद गौड़ी युद्ध में बुरी तरह घायल हुआ। अपने ऊंचे तुर्की घोड़े से वह घायल अवस्था में गिरने ही वाला था कि युद्ध कर रहे एक सैनिक की दृष्टि उस पर पड़ी। उसने बड़ी फुर्ती से सुल्तान के घोड़े की कमान संभाल ली और कूदकर घोड़े पर चढ़ गया। घायल गौड़ी को युद्ध के मैदान से निकालकर ले गया। नेतृत्वविहीन सुल्तान की सेना में खलबली मच गई। जब कोई राजा ही नहीं है तो युद्ध कैसा, सेना कैसी? सेना नहीं लड़ सकती है, उसके लिए कमांडर चाहिए जो कमांड करे। तुर्क सैनिक राजपूत सेना के सामने भाग खड़े हुए। पृथ्वीराज की सेना ने 80 मील तक इन भागते तुर्कों का पीछा किया, पर तुर्क सेना ने वापस आने की हिम्मत नहीं की। इस विजय से पृथ्वीराज चौहान को 7 करोड़ रुपए धन की संपदा प्राप्त हुई। अभी के समय में ये बहुत बड़ी राशि हो जाएगी। इस धन संपदा को उसने अपने बहादुर सैनिकों में बांट दिया। इस विजय से संपूर्ण भारतवर्ष में पृथ्वीराज की धाक जम गई और उनकी वीरता, धीरता और साहस की कहानियां सुनाई जाने लगी। अब आइए तराइन की द्वितीय युद्ध। पृथ्वीराज चौहान द्वारा राजकुमारी संयोगिता का हरण करके इस कारकनौज से ले जाना राजा जयचंद को बुरी तरह कचोट रहा था। उसके हृदय में अपमान के तीखे तीर चुभ रहे थे। राजा जयचंद की एक पुत्री थी, ठीक है, संयोगिता, और ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को उससे प्रेम हो गया था, और इस प्रेम प्रसंग के खिलाफ था जयचंद, और पृथ्वीराज चौहान और संयोगिता का विवाह के खिलाफ था जयचंद। और इसी बीच पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता को अपहरण कर लिया या उन्हें भगाकर ले गए। जयचंद को यह बात नागवार गुजरी। वो एक अभिमानी राजा था और उसे यह अपमान की तरह लगा। वह किसी भी कीमत पर पृथ्वीराज का विध्वंस चाहता था, भले उसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। विश्वसनीय सूत्र से पता चला कि मोहम्मद गौड़ी पृथ्वीराज से अपनी पराजय का बदला लेना चाहता था। बस फिर क्या था, जयचंद ने मानो अपने मन ही मन मुराद मिल गई। उसने गौड़ी की सहायता करके पृथ्वीराज को समाप्त करने का मन बनाया। जयचंद अकेले पृथ्वीराज से युद्ध करने का साहस भी नहीं कर सकता था। उसने सोचा इस तरह युद्ध पृथ्वीराज भी समाप्त हो जाएगा और दिल्ली का राज्य उसको पुरस्कार में स्वरूप दे दिया जाएगा। जयचंद के इस युद्ध के पीछे अपनी कुछ निजी कारण थे और निजी स्वार्थ भी था। राजा जयचंद एक छोटा मोटा राजा था और उसकी हिम्मत नहीं थी कि इतने बड़े सम्राट के साथ वो युद्ध करे और युद्ध जीते। राजा जयचंद की आंखों पर प्रतिशोध और स्वार्थ का ऐसा पर्दा पड़ा कि वह अपने देश की जाति का स्वाभिमान भी त्याग बैठा। राजा जयचंद के गुस्से और नफरत का परिणाम यह हुआ कि मोहम्मद गौड़ी तराइन के युद्ध में अपनी हार को भुला नहीं पाया था। वह पृथ्वीराज का मुकाबला करने के षड्यंत्र करने लगा। राजा जयचंद ने दूत भेजकर गौड़ी को सैन्य सहायता देने का आश्वासन दिया। जयचंद की सहायता पाकर गौड़ी तुरंत पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए तैयार हो गया। जब पृथ्वीराज को यह सूचना मिली कि गौड़ी एक बार फिर युद्ध की तैयारियों में जुटा हुआ है तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ये एक सबसे मूल कारण होता है किसी भी पराजय का। समस्या छोटी हो या बड़ी, उसके लिए तैयार रहना चाहिए। पृथ्वीराज चौहान को लगा कि एक बार मैंने हरा दिया है और ये ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। मोहम्मद गौड़ी की सेना से मुकाबला करने के लिए पृथ्वीराज
के मित्र और राज कवि चंद बरदरी ने अपने राजपूत राजाओं की सैन्य सहायता का अनुरोध किया, परंतु संयोगिता के हरण के कारण बहुत से राजपूत राजा पृथ्वीराज के विरोधी बन चुके थे। राजपूतों में एक ये था कि उन्होंने देखा कि पृथ्वीराज चौहान ने संयुक्ता का अपहरण कर लिया है, उसे भगा कर ले गए हैं, और ये एक राजपूतों के शान के खिलाफ था कि उनकी घर की औरतों को कोई लेके भगा के जाए। कन्नौज के चुके थे वे कन्नौज के नरेश के संकेत पर गौड़ी के पक्ष में युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। कन्नौज के राजा जो कि जयचंद थे, उन्होंने सभी राजपूत राजाओं को भड़काया और अपने तरफ से मिला लिया और गौड़ी को सपोर्ट करने लगे। 1192 में, एक साल बाद, 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध हुआ था। 1192 में दूसरी युद्ध हो गई। एक बार फिर पृथ्वीराज और गौड़ी की सेना तराइन के क्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी थी। दोनों ओर से भीषण युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज की ओर से 3 लाख सैनिकों ने भाग लिया, जबकि गौड़ी के पास 1,20,000 सैनिक थे। गौड़ी की सेना की विशेष बात यह थी कि उसके पास शक्तिशाली घुड़सवार का दस्ता था। पृथ्वीराज ने बड़ी आक्रामकता से गौड़ी की सेना पर आक्रमण किया। उस समय भारतीय सेना में हाथी के द्वारा सैन्य प्रयोग किया जाता था। गौड़ी के घुड़सवारों ने आगे बढ़कर राजपूत सेना के हाथियों को घेर लिया और उन पर बाण वर्षा शुरू कर दी। घायल हाथी न तो आगे बढ़ पाए और न पीछे, बल्कि उन्होंने घबराकर अपनी ही सेना को रौंदना शुरू कर दिया। तराइन के द्वितीय युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी यह थी कि जयचंद के संकेत पर राजपूत सैनिक अपने राजपूत भाइयों को मार रहे थे। दूसरा, पृथ्वीराज की सेना रात के समय आक्रमण नहीं करती थी। यही नियम महाभारत के युद्ध में भी था, लेकिन तुर्क सैनिक रात को भी आक्रमण करके मारकाट मचा रहे थे। इससे सेना को काफी क्षति पहुंच रहा था। परिणाम स्वरूप इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई। जयचंद इससे भी बुरा हाल हुआ। जयचंद का इससे भी हाल हुआ। उसको मारकर कन्नौज पर अधिकार कर लिया गया। पृथ्वीराज की हार से गौड़ी का दिल्ली, कन्नौज, अजमेर, पंजाब, संपूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार हो गया। भारत में एक इस्लामी राज्य स्थापित हो गया। अपने योग्य सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का गवर्नर बनाकर गौड़ी वापस चला गया और यहाँ से कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और यहाँ से मध्यकालीन भारत का वास्तविक शुरुआत माना जाता है। इस प्रकार गौड़ी तराइन का प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध के बाद मुस्लिम शासक भारत में आते हैं। अगले वीडियो में हम समझेंगे दास वंश क्या था, या गुलाम वंश, या स्लेव डायनेस्टी क्या थी। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की। आप सभी का धन्यवाद।